लिविंग इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वधवा। जींद की जंग, जींद उपचुनाव को लेकर वोटिंग हुई, वोटिंग खत्म हो चुकी है और बड़ी खबर इस वक्त सीधा जींद का ही रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जींद उपचुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी थी। 5 बजे ये मतदान खत्म हुआ था। उसके बाद से लगातार लोग लाइनों में लगे हुए थे। जो लोग लाइनों में लगे थे वो अभी मतदान करके फ्री हुए हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। अगर वोट फीसद की बात की जाए तो 76% के आसपास अब तक वोट प्रतिशत जो है वो निकलकर सामने आया है। तो जींद उपचुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए यह मतदान जो कि खत्म हुआ है, करीब 76% मतदान अब तक हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से। और आपको बता दें कि जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के साथ ही अब सुरक्षा को लेकर के भी इंतजाम शुरू हो गए हैं। खासतौर से ईवीएम की सुरक्षा को लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद ईवीएम को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जलालपुर खुर्द गांव है जहां पर रिकॉर्ड टूटा है मतदान का। 81% मतदान उस गांव में हुआ है। अब तक सबसे ज्यादा मतदान इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। जलालपुर खुर्द नाम से एक गांव जहां पर 81% मतदान हुआ है। महिलाओं ने भी काफी संख्या में मतदान किया है। मतदान केंद्र से ईवीएम मशीनें सील करके जरूरी कागजी कार्रवाई करके स्ट्रांग रूम के लिए रवाना कर दी गई हैं। तो तमाम मशीनें स्ट्रांग रूम के लिए रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के इंतजाम अब वहां पर दिखाई दे रहे हैं। 76% वोटिंग जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि एग्जैक्ट कितने % पोलिंग वहां पर हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। 76% वोटिंग अब तक हुई है। अब 31 जनवरी को नतीजे ऐलाने जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। तो वहीं अगर वोट फीसद की बात करें, चूंकि एक काफी अहम वोट फीसद इस बार भी रहा 76% के आसपास, लेकिन पिछले रिकॉर्ड क्या कुछ कहते हैं एक बार वो भी समझने की जरूरत है। तो 1967 में 74.65% मतदान जींद विधानसभा में हुआ था। 68 में 55.71% मतदान हुआ। 1972 में 72.82% मतदान जींद विधानसभा में हुआ। 1977 में 70% मतदान जींद में हुआ। 1982 में 76.20% मतदान जींद में हुआ। जींद में कब कब कितना कितना मतदान हुआ, चूंकि इस बार का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। 1991 में लगभग 70% के आसपास, 69.58%। 1991 में भी ये आपको दिखा रहे हैं 69.58% मतदान हुआ। अगर 96 की बात करें तो 72% से ज्यादा यानी कि 72.64% मतदान जींद विधानसभा में हुआ, जींद हल्के में हुआ। 2005 में 74.58% मतदान जींद की जनता ने किया। 2009 में 74.56% मतदान हुआ है। वहीं 2014 में 75.84% मतदान हुआ था। जबकि अब की बात की जाए तो जो अभी तक आंकड़ा सामने आया है वो लगभग 76% का है।
राजेश कुंडू हमारे संवाददाता जुड़े। राजेश, मतदान का फीसद अब तक कुछ क्लियर हो पाया, कितना है? जी, टोटल मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। 76% के आसपास मतदान हुआ है लगभग, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों का जोश था कि सुबह से ही लगातार इतनी ठंड होने के बावजूद और इतनी तेज हवाएं चलने के बावजूद भी लोग जम करके मतदान लोगों ने किया है, जिनमें 110 वर्षीय बूढ़ी औरत के समेत कोई उम्र का इस तरीके का बंधन नहीं दिखा कि लोग मतदान के लिए ना निकलें और किसी तरीके से वो घरों में बैठे रहें। चलो, शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल राजेश कुंडू जानकारी दे रहे थे कि 76% के आसपास मतदान जो है वो यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा मतदान को लेकर के आज किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, खास तौर से जो दो तस्वीरें और आपको दिखाते हैं कि जो प्रत्याशी थे वो मतदान से पहले किस तरीके से भगवान के दर पर नतमस्तक होते नजर आए। एक ये भी काफ़ी अहम पहलू रहा, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें या दिग्विजय चौटाला की बात करें, दोनों ही आज मतदान शुरू होने से पहले भगवान के दर पर अपनी अर्जियां लेकर पहुंचे थे। तो ये तस्वीर आपके सामने, पहली तस्वीर और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि भगवान के दर पर पहुंचे, और दूसरी तस्वीर दिग्विजय चौटाला की है, जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला की। हालांकि अब मतदान हो चुका है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला से हमारे सहयोगी विनीत कपूर ने खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जींद की जनता उनका साथ देगी। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, लेकिन साथ देने का दावा दुष्यंत चौटाला उस वक्त भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से ही जींद के सभी बूथों के अंदर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखने को मिल रही थी। सांसद दुष्यंत चौटाला हमारे साथ है, पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर अपनी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए, जद्दोजहद करते नजर आए। आश्वस्त हैं इन चुनाव में अपने उम्मीदवार के समर्थ को लेकर? बिल्कुल है। जिस प्रकार का जन समर्थन और जन भावनाओं का जुड़ाव जननायक जनता पार्टी के पक्ष में आया है, पूरी तौर पे जींद की जनता ने दिग्विजय को अपना लाडला माना है। और जो वोटिंग प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही है, जो युवा जोश दिख रहा है, 18 साल से लेकर 40 साल के युवा आज मैदान में उतरकर सुबह सुबह 7 बजे इस ठंड के अंदर भी खड़े हुए हैं, वो अपने आप दर्शाता है कि परिवर्तन की नींव जींद की धरती ने रख दी। परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन यहाँ होता नजर आएगा? क्योंकि अभी तक अगर हम मतदाताओं की बात करें तो आज भी जो मतदाता लाइन में है वो ये कहते हैं कि विकास के वादे बहुत से होते हैं, लेकिन विकास ग्राउंड लेवल पर होता नजर नहीं आता। मैंने तो कभी जींद को पेरिस या लंदन या न्यूयॉर्क बनाने की बात नहीं करी। हम तो मॉडल लेकर चलेंगे कि जींद को चंडीगढ़ के स्तर पर डेवलप किया जाए, और उस स्तर पर डेवलप करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल से इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोजगार हो। और इसके लिए जींद की जनता को साथ लेकर उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। समय बहुत कम है, 9 महीने दिग्विजय सिंह को मिलेंगे, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जिस प्रकार से मैंने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में मेहनत कर हिसार में बदलाव लाए हैं, दिग्विजय सिंह भी उसी तरह की मेहनत कर जींद के अंदर बदलाव लाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलता नजर आया, कहीं ना कहीं मजबूती मिली इस समर्थन से, और क्या ये समर्थन आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल मजबूती मिली। मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद जी का और उनकी पूरी टीम का कि उनने एक निमंत्रण पर यहाँ आकर हमें जो प्यार दिया, जो उनका साथ मिला, वो एक ताकत है। एक और चीज़ बड़ी देखने को मिली, इंटरेस्टिंग जो रही, जिसमें कह सकते हैं कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर बांटे जा रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था कि सामग्री जो है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद है। इसके अलावा कल 16 लाख की एक राशि भी बरामद हुई। इस तरह का यानी धन बल का इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है, शराब का इस्तेमाल होता नज़र आ रहा है, और भी कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इस तरह के चुनाव प्रक्रिया को आप किस नज़रिए से देखिए? सरकार निरंतर मिस यूटिलाइजेशन तो कर ही रही है सरकारी मशीनरी का। और कल एक गाड़ी प्राप्त हुई जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक अखबार बांटा गया जो प्रो बीजेपी था और एंटी दिग्विजय था या एंटी जननायक जनता पार्टी था। वो दर्शाता है कि सरकार ने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए। देखिए, सीधे तौर पर यह कहें कि लोकतंत्र के इस महापर्व का आगाज हो चुका है, अंजाम अभी होना बाकी है। देखना यही होगा कि जिस तरह से ये अपनी जीत से आश्वस्त है, क्या जनता इनकी इस आश्वासन को, इनकी आश्वस्तता को सही साबित करती है या फिर नहीं। कैमरामैन नितिन सिंह के साथ विनीत कपूर, लिविंग इंडिया न्यूज़, जींद।
तो खैर आज पूरा दिन जींद का कैसा रहा वो आपने देखा, लेकिन अब कुछ सवाल एक बार उन पर नजर डाल के सीधे चर्चा पर आते हैं। चूंकि अब नतीजों के जो गणित हैं वो समझ रहे होंगे कि नतीजे आखिरकार 31 जनवरी को क्या कुछ रहेंगे, उसके पीछे के सवाल आखिरकार क्या है। तो जींद की जंग जनता किससे आखिरकार किंग बनाएगी, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बम्पर वोटिंग आखिरकार क्या ये माना जाए कि बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रही है, और अगर बदलाव होगा तो किस तरीके का होगा। और एक और अहम सवाल, जींद चुनाव के नतीजे आगामी चुनावों की तस्वीरों को कितना साफ करेंगे, क्या एक संकेत मात्र होंगे भविष्य का, भविष्य की राजनीति का। वोटरों की मांग विकास, फिर क्यों है नेताओं को जातिगत राजनीति पर विश्वास, यानी कि जब विकास की ही दरकार है तो फिर क्यों बार बार जातिगत समीकरणों को लेकर के बातचीत की जाती है। तो क्या समझें जो जींद जीत पाएगा, क्या समझे वो हरियाणा में बाजी मार पाएगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सीधा चर्चा पे चलते हैं। जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं तारुफ करवा देता हूं आखिरकार इस पूरी चर्चा में कौन कौन है। केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, राजेश गौर जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, हमारे साथ अर्जुन सुडैल साहब हैं इंडियन नेशनल लोकदल से। इसके अलावा केसी मलकानिया साहब भी हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर तक जननायक जनता पार्टी से भी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। मलकानिया साहब, सबसे पहले आज की इस वोटिंग फीसद को किस तरह से देखा जाए, कोई संकेत हैं बदलाव के, या जींद का इतिहास हम अगर देखें तो 70 के आसपास तो होता आया है, एक रूटीन इसको वोटिंग शेयर कहा जा सकता है, वोट परसेंटेज। जींद में वोटिंग हर बार अच्छी रहती है, परंतु इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो जब बम्पर वोटिंग होती है और आम चुनाव होते हैं तो ऐसा लगता है कि जनता बदलाव चाहती है, परंतु जब उपचुनाव होता है तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सरकार के पक्ष में वोट डल रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा जो विधायक है वो सरकारी पक्ष से आए और विकास हो, परंतु यहाँ जो है वो स्थिति भिन्न है। यहाँ एक नई पार्टी, नया चेहरा सामने आया है और उसके पक्ष में लोगों की आवाज़ ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी इस बार अपना एक कैंडिडेट जो खड़ा किया है वो मजबूत है और उसे राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है, और साथ में वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं अगर वो चुनाव जीत गए। और उसके नाम पर राहुल गांधी के आदेश पर सब पार्टी के जितने भी गुट थे इकट्ठे होकर उन्होंने काम किया। इस कारण भी मतदान जो है वो प्रतिशत बढ़ा है। सभी उम्मीदवारों ने लोगों को, मतदाताओं को घरों से निकालकर बाहर लाए हैं मतदान केंद्र तक, तो इसलिए बड़ा है मतदान। परंतु अब ये देखना है भाई ये मतदान जो है क्या सरकार के खिलाफ है या किसी पार्टी के पक्ष में है, या जो नई पार्टी बनी है जेजेपी उसके पक्ष में है। युवाओं में जो है उसमें क्रेज देखा गया है कि जेजेपी के प्रति क्रेज है, परंतु कांग्रेस भी संगठित होकर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसने भी अपना पूरा जोर लगाया, पूरी सरकार वहाँ बैठी रही और उस पर आरोप भी लग रहे हैं कि सरकारी का दुरुपयोग किया है। परंतु ये आरोप लगते ही हैं जब सरकार होती है और उपचुनाव होते हैं, इसमें ऐसे आरोप लगना स्वाभाविक है। परंतु ये जो मतदान है अगर ये सरकार के बरखिलाफ है फिर तो ये बड़ी भारी गलत संकेत जाएगा। इसके बाद जो है वो सरकार बदलेगी। चलिए आपकी बात को आगे रख लेता हूं, आपकी बात को आगे रखते हुए आगे चलता हूं। गौर साहब, लगता है कि ये मतदान सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। गौर साहब, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा नदीप जी, जो ये चुनाव है इसके अंदर जो मतदान हुआ है सरकार के हक में मतदान हुआ है। अच्छा। अगर आप देखिए डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी जब उन्होंने देखा, जब भाजपा जो उन्होंने ये देखा कि जो भाजपा सरकार है वो पूरे हरियाणा का विकास पर कर रही है, चौतरफा विकास हो रहा है, ना कि कांग्रेस की तरह सिर्फ जो उनके समय में रोहतक का विकास हुआ था। तो उस पॉइंट को देखते हुए वो चाहती है जनता की आने वाले समय में जींद का पूर्ण रूप से विकास हो। अगर आप देखेंगे, अगर भाजपा का जो हम 4.5 साल का विकास का वो अगर रिपोर्ट कार्ड देखेंगे
तो भाजपा की जो फिलॉसफी है जिसपे हम काम करते हैं वो ये कहते हैं कि अंत्योदय की बात करती है, एकात्म मानवता की बात करती है। माफ कीजिएगा गौर साहब, बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा 4.5 साल के काम के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया और चुनाव लड़ दिया। हरिचंद मिड्ढा साहब तो बार बार विधानसभा में कहते रहे कि जिनका विकास ही सरकार नहीं कर रही है। वो परिस्थितियां फिर अलग कैसे थी? देखिए नवदीप जी, जब जब स्वर्गीय हरिचंद मिड्ढा जी ने अपनी बात रखी है तब तक मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेकर काम को पूरा किया है। और मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, आपसे बात मैं करता हुए बता रहा था कि हमने मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वो कैसे? अगर हमने पूरे गांव के अंदर जितने भी वहां पर गांव हैं उसमें 613 ट्रांसफार्मर्स लगवाए, उसके अंदर जो पाइपलाइन बिछवाई, सीवरेज का 10 करोड़ का काम किया, जो वहां पर 23 करोड़ खर्च कर हमने जो वहां बस स्टैंड बनवाया। ये क्या चीजें हैं? ये क्या शो करती हैं कि हमने एक आम आदमी को अपना विकास के माध्यम से जो वहां पर हम करना चाहते हैं वो करने का काम किया। और भाजपा लोगों के अंदर विकास के कार्य को लेकर ही चुनाव लड़ रही है। ठीक है, आप कह रहे हो जो नगर परिषद के कार्यालय को 12 करोड़ रुपए वहां डेवलप किया गया, वो के लिए विकास के लिए, पता है वो रातों रात सड़कें भी बनी। ठीक है, मैं उन पर भी आऊंगा गौर साहब, आऊंगा उन पर भी। लेकिन अर्जुन जी, ढींगरा साहब के पास बाद में जाऊंगा। जो बात अभी यहाँ पर गौर साहब कहते नजर आए कि मिड्ढा साहब की भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत ये बताती है कि कितना काम किया था, लेकिन गौर साहब ने शायद आज से 8-9 महीने पुराने वो बयान या विधानसभा में वो तमाम बातें स्वर्गीय मिड्ढा साहब की नहीं सुनी, जिसमें वो बार बार ये कहते नजर आ रहे थे कि भाई बताइए जींद में कितना काम हुआ। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब तक? नहीं, आवाज कट गई थी बीच में। दोबारा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बात गौर साहब कह रहे हैं आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उससे? देखिए, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। और जो ये वोटिंग हुई है ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ हुई है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर कुछ नहीं किया था। जैसे इन्होंने बताया कि बाईपास बना दिया गया। मैं सिर्फ गौड़ साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं भी वहाँ से निकल के आया हूँ। बाईपास अभी कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारा काम बाकी है उसमें। और मैं इनको बता दूं कि जहाँ से रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ बिल्कुल अभी बहुत टाइम लगेगा, सालों साल उस काम में लग सकते हैं जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। और बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। और वहाँ पर जब भी हरिचंद मिड्ढा जी ने, इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक रहे हैं 10 साल, उन्होंने जब भी अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं रखी, सरकार ने कभी नहीं सुनी। तो आज आकर सरकार को, मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ा कि हम उनकी सारी मांगे मान लेंगे? क्योंकि एक चुनाव नजदीक आ रहा था, चुनाव को देखकर उन्होंने ये बोला था। ठीक है, आपकी बात से भी चलो आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि चुनाव को देखते हुए तमाम बातें कही थी। खैर, अब मैं आता हूं वोट परसेंटेज पे वापस और भारी उम्मीदवार पे। ढींगरा साहब, ये बड़ा इल्ज़ाम इस बार चाहे आप पर कहूं या जननायक जनता पार्टी पर कहूं कि जी बाहरी उम्मीदवार को आप लोगों ने आजमाया। इसके पीछे की रणनीति थी कुछ, या ठीक है वहां लोकल उम्मीदवार नहीं था आपके पास? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है वो बाहरी उम्मीदवार नहीं थे। नरवाना से पहले वो एमएलए रहे हैं और हरियाणा उस इलाके के मिनिस्टर भी रहे हैं। नहीं, इलाके और हल्के में फर्क होता है। ये भी बताना चाहता हूँ, इलाके और हल्के में फर्क होता है ढींगरा साहब। नहीं, वो नरवाना और जींद एक ही इलाका है। अच्छा, देखिए, कैथल, नरवाना, जींद जो है वो एक ही बेल्ट का इलाका है। कैथल थोड़ा आगे है, लेकिन नरवाना और जींद तो सटे हुए इलाके हो, तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलाका है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, कैंडिडेट हमारे पास बहुत थे, लेकिन हमारा जो चुनाव है कैंडिडेट का वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी करती है। वहां पे हमारी मीटिंग हुई, सभी हमारे जो जितने फीडबैक से ही नहीं जा पाया, अलग दल कहते हैं, लेकिन हमारे सारे जो कांग्रेस क्या फीडबैक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास ठीक नहीं गया? क्या फीडबैक ठीक नहीं गया कि लोकल एक भी उम्मीदवार सजेस्ट नहीं किया गया? नहीं, ये सबसे तकड़े उम्मीदवार, भारी उम्मीदवार, जैसा कि हर एक चैनल ने कहा कि वो सबसे भारी उम्मीदवार थे इलाका के, और उसी इलाके के उम्मीदवार थे, और उसी इलाके में उनकी पैठ है। इसी वजह से उनको चुना गया और इसी वजह से उनको वहां भेजा गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अभी गौड़ साहब ने कहा कि हमने वहां पे जींद बाईपास बनवाया, हमने रेलवे लाइन बनवाई। ये शुरू कब हुई थी? गौड़ साहब ये भी बताने का कष्ट करें कि वो जो है, एक सेकंड गौड़ साहब रुकिए, पहले एक मिनट,
आप अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, देना पड़ेगा मुझे, अपने टाइम पे बोलिएगा, मैं अपने टाइम पे बोलिएगा आपको। देखिए आप सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, अपना टाइम आपका आएगा, बोलना जो मर्जी बोलना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जींद बाईपास हमारे टाइम पे शुरू हुआ, रेलवे लाइन हमारे टाइम पे शुरू हुई, बस स्टैंड को बाहर हम लेके गए, दीन बंधु जो यूनिवर्सिटी बनी वो हमारे टाइम पे बनी, हॉस्पिटल जो है उसका विस्तार हमारे टाइम पे हुआ, बिजली के कारखाने हमारे टाइम पे लगे, उसके बाद जितने हुड्डा के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है वो हमारे टाइम पे, उनका हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरे बिजली पानी सुविधाएं जो है वो सारी हमारे टाइम पे उन हुड्डा का विस्तार किया, जो हरियाणा अर्बन के घर बने। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारे टाइम पे काम हुए। मैं इनसे 3 काम ऐसे गिनाना चाहता हूं जिसपे मनोहर लाल खट्टर ने पत्थर रखे हो, वो नाम मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा इन्होंने कोई काम किया है। लेकिन दूसरी बात मैं इनसे और पूछना चाहता हूं, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, हमारे कामों को गिना के ऐसा क्या विस्तार कर लेंगे? जिनके काम हमारे टाइम पे शुरू हुए उनका नाम मत लें। आप ये कहें कि हमने ये 3 काम अपने टाइम पे शुरू किए और जो चल रहे हैं, ऐसे कोई 3 काम गिना दे मेरे को। और दूसरी बात ये कहते हैं जेजेपी देखे, सुनिए मेरी बात, जेजेपी देखे, एक तरफ जेजेपी कहते हैं, जेजेपी ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं ये गद्दार है, देशद्रोही है, ये जो है औरंगजेब के वाला काम करते हैं। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं, एक तरफ उनकी जो दादी है वो ये कहती हैं कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये नलायक बच्चे हैं। एक तरफ तो जेजेपी के ये कर रहे हैं लोग, आप ये देखिए दूसरी तरफ से ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, INLD को लोगों ने 10 साल के लिए भ्रष्टाचार में जेल भेज दिया। ये भ्रष्टाचार क्यों नहीं सुनता? कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ने दिग्विजय के फादर को 10 साल की सजा दी भ्रष्टाचार में, और ओम प्रकाश चौटाला जी को 10 साल की भ्रष्टाचार में सजा दी है करके उनको जेल भेजने का। ये सजा CBI ने नहीं दी है, ये सजा CBI ने नहीं दी है, ये सजा जो है न्यायालय, दिल्ली के न्यायालय ने दी है। राजनीतिक साजिश के तहत उनको जेल भिजवाया गया, राजनीतिक साजिश, ये न्यायालय से सजा हुई है, ये CBI ने सजा नहीं दी। CBI सरकार का तोता बनी रही पहले 10 साल, और अब वो बीजेपी का तोता बनी हुई है। चलिए ठीक है, मैं बाकी बातों को दरकिनार करते हुए, ठीक है सुडेल साहब और ढींगरा साहब, वापस आप लोगों की बात पे आ जाते हैं, वापस मसले पे आ जाते हैं। दोनों से मैं निवेदन करूंगा, ढींगरा साहब ठीक है, इन्होंने बोला बिजली के कारखाने जो बिजली पैदा करते हैं, इन्होंने ये बात बोली कि जितने इन्होंने बात बोली कि बाईपास बनवाए, इनकी टेंडरिंग कब हुई ये तो बता दें मुझे। इनके तो सारे काम रुके 2009 से 2014 के बाद के जितने। नहीं मैं उन्हीं कामों पर ही आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उन्हीं पर, गौर साहब के पास आ रहा हूँ। ठीक है, आज काम ठप पड़े अंदर, जींद बाईपास शुरू किसने किया बता दीजिए, आप डेट बताइए। काम जो किया, जो डेट बताने कब शुरू हुआ, जो प्लॉट्स के आवंटन के काम किया, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे बोलने से काम होगा साहब, जिसको चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके जवाब दे, समनिंग भी आप लोग करा रहे हो, हम क्यों CBI भी आप भेज रहे हो। कोर्ट ने करी है समनिंग, हमने नहीं कराई, कोर्ट ने देखा। जब ढींगरा कमीशन में ये बात आई, पीछे AG साहब जो AG हरियाणा उनका बयान था, जिनका नाम हो, इनकी जो हुड्डा साहब ने जो काम किया उसके लिए समनिंग हुई, हमने नहीं करी, हाईकोर्ट ने करे। किसके AG है? अरे हाईकोर्ट किसने लगाए? हाईकोर्ट किसका? हाईकोर्ट कौन करेगा? हाईकोर्ट का कौन है? हाईकोर्ट ने उसका समनिंग करी है आपको, तो समनिंग करी है तो हम स्वीकार करते हैं, न्यायालय का काम हम कर रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें। आप चिंता क्यों करते हैं? काम करना है, आप चिंता क्यों करते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता को जेएन जहाँ की एक जो कमेटी हुई उसके समनिंग अप्रूव से ऐसे चिंता क्यों करते हैं? जो सारा टाइम घोटालों का काम करने के बीजेपी चिंता क्यों करती है? हम अपने आप देख लेंगे उसको। ये बोलते हैं कोर्ट का काम। चलिए जब आप लोग सब निपट जाइएगा तो बता दीजिएगा, जब आप सब लोग फारिग हो जाएं तो बता देना। सवाल है कि अगर आपने इतने विकास के, ढींगरा साहब ने इतने विकास के कार्य गिनवा दिए, अगर आपने जींद में विकास करवाया होता तो लास्ट टर्म में आपकी जमानत जब्त ना होती। आपकी जमानत जब्त हुई थी वहां पे, आप अगर इतने काम आपने किए होते तो आपकी जमानत जब्त ना होती। आप डिनाइल करिए कि ये वहां पे काम नहीं हुए, और ये कौन सी डेट को हुए? अगर एक मिनट, ये लोगों का मत है, ये लोगों का मत है, लोगों का मत, आपका क्या? आपके लोग भ्रष्टाचार में जेल में बैठे हैं, आप लोग कहते हैं कि वो CBI ने भेजे, न्यायालय ने सजा दी है उनको। कि अगर लोगों का मत, अगर लोगों के लिए काम किए होते, लोगों के लिए अगर आप लोगों ने करप्शन नहीं की होती तो जेल में थोड़ी बैठे होते। वो आपकी, हम तो जीते हैं वहां से,
हमारे अभी भी लोगों के दिलों में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जींद में लोगों के दिलों में चौटाला साहब बसे हुए हैं। चौधरी देवीलाल की वहां से राजनीति रही है हमेशा से। आप लोगों ने अगर काम किए होते तो आपकी जमानतें जब्त न होती। अल्लाह आप कह रहे ये फोटो पे जो पगड़ी दिख रही है ये दुष्यंत चौटाला जी के हरी चलिए पगड़ी किसने दिख रही है, कितना आपकी काम है, किया उनकी है, बताएं। ठीक है, देखिए, ढींगरा साहब, ये- गौर साहब और अर्जुन जी, ठीक है, ये किसने गद्दार कितना लोग काम हैं, किया ये है आपको वो भी चौटाला डिस्कस साहब कर लेते ने हैं, साफ कर लेते हैं। अर्जुन जी ठीक है, कर लेते हैं। ओपी सियाग साहब हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से और इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सियाग साहब, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से ढींगरा साहब भी हैं, इनेलो से आपके पुराने साथी अर्जुन जी भी हैं और गौर साहब भी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सब कह रहे हैं जींद के लिए हमने जितना किया, कितना नहीं किया, किसने कितना किया, कितना नहीं किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो इस बार आप चुनावी मैदान में उतरे हैं जननायक जनता पार्टी, क्या कुछ करने के इरादे से उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं लिविंग इंडिया जो चैनल है, मुझे मौका दिया, फर्स्ट टाइम मेरी डिबेट है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और जिस उम्मीद से हम उतरे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ की जनता, जींद की जनता, बहादुर जनता ने जो हैवी पोलिंग करके, बम्पर पोलिंग करके जवाब दे दिया है। और उसमें जो मुद्दे थे, शहर की विकास की बात हो, चाहे युवाओं को रोज़गार की बात हो, वो सारी बातें लोगों ने देखी हैं। पता है लोगों को किसने क्या किया है। 10 साल पीछे कांग्रेस रही और 4.5 साल बीजेपी के हो गए हैं। और इस शहर की हालत क्या है, सड़कें जैसी यहाँ सड़कें हैं, जगह जगह गड्ढे, और सीवरेज 40 कॉलोनियों में सीवरेज नहीं है, और 42 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं है। इसके अतिरिक्त 25-26 कॉलोनियों की अभी भी सड़कें जो है कच्ची हैं, और शहर के अंदर जो सीवरेज डला हुआ है उसका बुरा हाल चलिए और सियाग होता साहब, मैं रहता ना है। थोड़ा सा आगे और कहीं बढ़ता को हूँ। ड्यूलर ये का मुझे लगता है कि काम सवाल करना आपसे मैंने कर जरूर लिया कि किस इरादे से उतरे हैं। जिस इरादे को आपने बताया होगा, जनता ने चलो वो ईवीएम में कैद कर दिया। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। क्या ये माना जाए जननायक जनता पार्टी के लिए इस बार का चुनाव, जींद का उपचुनाव, संजीवनी बूटी बनकर निकलेगा, या एक फ्लोर टेस्ट रहेगा कि नई पार्टी चुनाव मैदान में उतरते ही कितना कुछ कर पाती है? देखिए, लोगों ने, यहाँ की जनता ने हमें जिस ढंग से वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है, चाहे गांव हो शहर हो, तो जीत हमारी सुनिश्चित है और ये लोगों की जीत होगी। और सबसे पहले मैं जनता को बधाई देता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों ने इस चुनाव को जो संपन्न हुआ चुनाव, और ये चुनाव नो डाउट चुनाव आने वाले भविष्य का परिचायक है। और डेफिनेटली जेजेपी जो है भविष्य की पार्टी है, और हमारे जो दुष्यंत जी हैं वो हरियाणा के सीएम होंगे, और जो परियोजनाएं, योजनाएं, जो प्लानिंग और जो विजन लेकर चल रहे हैं हम, तो उससे आगे। चलिए, आपके विजन और प्लानिंग पे मैं आगे चलता हूँ। ठीक है सियाग साहब, थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मलकानिया साहब, जो भी सियाग साहब कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम होंगे, चलो वो एक बात की कड़ी है, लेकिन अब मैं आता हूँ नतीजे अगर जो कुछ रहेंगे, जो भी इस चुनाव के नतीजे रहेंगे, क्या ये माना जाए हर एक पार्टी के लिए ज़रूरी है इन नतीजों का आंकलन करना? कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती है, मान लिया जाए कांग्रेस को अगर बढ़त मिलती है तो ये लगेगा ठीक है सरकार से जनता खुश नहीं है। बीजेपी को बढ़त मिलती है तो ये माना जाए कि ठीक है सरकार के साथ ही जनता है। नई पार्टी को मौका मिलता है तो ये माना जाए कि लोग बदल चाहते हैं। और अगर वापस से ये सीट इनेलो के पास जाती है, अगर नतीजे ऐसे आते हैं, तो ये माना जाए कि बहुत ज़्यादा बदलाव के मूड में जनता नहीं है। लग क्या रहा है, किस तरह की सियासी तस्वीर 31 तारीख को पेश होगी? बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों ने मन बना दिया। सबसे ठीक है सियाग साहब, मलकानिया साहब से मैं जवाब ले लूं, आता हूं फिर आपके पास। मलकानिया साहब, हमारी जीत होगी। जेजेपी को पता नहीं क्या हो गया आज। आप उसका कल हैरान हो आप। चलो पहले ही जीत गए। मलकानिया साहब से सवाल पूछ रहे हो। पहले एमएलए तो बना लीजिए, सीधा ही सीएम बना दिया। राजनीतिक सोच पहले एमएलए बना लीजिए, चलिए सीएम बात ठीक है, ठीक है अर्जुन जी, कोई बात नहीं, तकलीफ आपकी समझ सकते हैं अर्जुन जी, आपकी तकलीफ समझी जा सकती है, पर मैं मलकानिया साहब से जवाब ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। ठीक है सियाग साहब, एक मिनट, सियाग साहब एक मिनट, विजन है। ठीक है सियाग साहब, आ रहा हूं। आपकी जीत जितनी सुनिश्चित है उस पर भी बात करूंगा, करूंगा। ठीक है सियाग साहब, करूंगा। मलकानिया साहब आप जवाब दीजिए। सियाग साहब, अब 31 को रिजल्ट आ जाएंगे सामने, उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको 8-10 महीने और इंतजार करना पड़ेगा विधानसभा के चुनावों के लिए। उसके बाद डिसाइड करेगी जनता सीएम कौन बनता है। परंतु ये जो चुनाव हैं ये सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो पहले ही विधायक है, अगर वो जीत जाता है
तो कौन सी सीट पर रहेगा और कौन सी छोड़ेगा ये देखना पड़ेगा। अगर जीतता है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार आगे कहलाएगा, क्या उसके नाम पे जो विपक्ष है, जो कांग्रेस में छोटे छोटे गुट हैं, छोटे के बड़े गुट हैं 4-5, वो इकट्ठे हो गए, क्या इसी तरह विधानसभा चुनावों में भी काम करें? बहुत गुट है, विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। अगर मिलकर काम करेंगे तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। अगर बीजेपी अपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है तो उसको पहले बताना होगा कि हमने किया क्या। अब लास्ट ईयर चल रहा है, इसमें काम तो बहुत सारे पाइपलाइन में है, परंतु काम कितने पूरे हुए? हर सरकार ऐसी होती है, पिछले कामों को आगे बढ़ाती है, अपने नए काम भी करती है और उनको पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर सरकार कुछ काम पूरे करती है और जनता को विकास नजर आता है तो सरकार दोबारा आने की चांसेस बनते हैं। और अब जेजेपी में जो है नई पार्टी है, इसके लिए चुनौती है। ये चौटाला परिवार के अस्तित्व का सवाल भी है और जो चौधरी देवीलाल की विरासत है इसको कौन संभालता है। जो जीतता है उस पे नजर जाएगी। जो अच्छा मलकानिया साहब, एक बड़ा और मैं आपसे चाहूंगा, आप लाभ लगातार नजर रखते हैं, क्या ये माना जाए एक मिनट सियाग साहब एक मिनट दीजिएगा मलकानिया साहब, क्या ये माना जाए इस बार के नतीजे ये तय करेंगे कि ताऊ देवीलाल की रणनीति, उनकी नीति पर चलने वाले वोटर जो कट्टर वोटर माने जाते हैं वो आने वाले समय में जजपा के साथ होंगे या इनेलो के साथ होंगे? शायद इस बार के नतीजे ये भी तय करेंगे। जो अभी तक कार्यकर्ता इनेलो के पार्टी के विघटन के बाद पशोपेश में थे, शायद वो भी कुछ क्लियर हो पाएंगे कि हमने जाना कहां है। हाँ, ये चुनाव ये तो बिल्कुल निर्णय करेगा, तय करेगा कि असली पार्टी कौन है। चौधरी देवीलाल का जो है वो असली वारिस कौन है। ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं पहले देवीलाल जी से उनके 4 बेटे थे, अलग अलग दिशा में चले गए। अब यहाँ जो है वो ओम प्रकाश चौटाला जी के दोनों बेटे हैं, दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, परंतु असली वारिस कौन है ये चुनाव के परिणाम जो है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उन्होंने बोल तो दिया, जिनको 10 साल की सजा हो रखी है, उन्होंने दिखा दिया है कि कौन है। चलो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का उम्मीदवार उमेद सिंह रेड्डू है। हाँ, और वही उनके वारिस है। उनकी पार्टी का और कौन है उनका वारिस? जेजेपी ने तो अपनी झूठ बोलती है, पार्टी बना ली, लग झंडा ले लिया। अभी ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं है। लोगों ने फैसला कर दिया जो है और 31 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि हरियाणा की अगली राजनीति किसके इर्द गिर्द घूमेगी। दुष्यंत डेफिनेटली हरियाणा का और देश का उभरता हुआ युवा चेहरा है, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन पहले ही पता चला जेजेपी के साथ है, दूसरी पार्टी का नहीं। आप सभी युवाओं को चलिए ठीक है, मैं ढींगरा साहब आप सबको सुन रहे हैं, आ रहा हूं अर्जुन जी, आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए बस। ढींगरा साहब, वो जो अभी गुट वाली बात आई थी निकलकर सामने, लगता नहीं कि नुकसान है। आप बार बार पता नहीं क्यों निगम चुनाव हों या जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं, शायद कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही। भली एक बार बात है कि इस बार एक मंच पर, मैं मंच तो नहीं कहूंगा चूंकि मंच पर 2 बड़े नेता तो नहीं पहुंचे, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात कर लें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कारण कोई भी रहे हों, इस बार रैली के मंच पर वो नहीं पहुंचे सुरजेवाला के लिए। लेकिन फिर भी सवाल एक बड़ा है कि गुटबाजी आखिरकार खत्म कब होगी और क्या जब तक खत्म होगी तब तक बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिस समय रैली होनी थी उसके 1 दिन पहले सीबीआई ने रोहतक में रेड मारी और वो किसके कहने पे मारी समझ सकते हैं। तोता कौन सा था? जब बीजेपी उस समय रोकने का काम किया। इस बीजेपी ने रोकने का काम किया वहां पे जाने के लिए। उन्होंने जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। गौर साहब जवाब देने दीजिए, सुनते लीजिए, ठीक है। ढींगरा साहब जवाब के लिए रोहतक में सीबीआई ने हुड्डा साहब को डिटेन किया रैली में जाने के लिए। फिर भी उन्होंने दीपिंदर सिंह हुड्डा को, जो कि उनको रैली में भेजा, क्योंकि सीबीआई ने बाहर जाने से लिए रोका। सीबीआई ने रोका और वो किस कारणों से रोका वो आपको भली बात समझ सकते हैं। नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं वही, देखिए ढींगरा साहब, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। चलिए गौर साहब 1 मिनट दीजिए तो सही। गौर साहब रुकिए,
ये तोते वाली बात पे भी आते हैं तोते वाली बात पे। गौर साहब 2 मिनट दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। गौर साहब 1 मिनट, गौर साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। 25 तारीख को सीबीआई ने रोहतक में रेड की थी। 25 तारीख को सीबीआई ने रोहतक में हुड्डा साहब के घर पे रेड की थी। और सुन लीजिए, अरे गौर साहब सुन लीजिए, क्योंकि गुटबाजी में है, क्योंकि क्या ऐसे बोलने से क्या डिबेट होगी क्या? नहीं, ऐसे बोलने से कोई, मेरे को बोलने दे। चलिए ढींगरा साहब मुझे इतना आपसे बता पूछा दीजिए। सवाल, ढींगरा साहब मैं मान आप- गया, आपसे पूछा सवाल, विषय पे आपसे सवाल पूछा, विषय पे रहे, आपसे सवाल पूछा, विषय पे आप बताइए, आपसे सवाल पूछा गया? ढींगरा साहब अरे विषय में मैं चलिए अपनी ठीक है, बात विषय करूंगा। पर आने तो दीजिए। आप दोनों ही डाइवर्ट कर रहे हैं, ऐसे- आप दोनों ही डाइवर्ट कर रहे हैं। गौर साहब और इस तरह से debate हो गौर साहब और सकती है ढींगरा साहब वापस विषय पर आ जाते हैं। ढींगरा साहब एक बात बताइए, आपने कहा कि जी नहीं, सीबीआई ने मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, बात उसी करना चाहता हूँ, पे डेट उसी बता पे आ रहा रहा हूँ। हूँ। ढींगरा साहब उसी पे आ रहा हूँ। सीबीआई ने रेड करी, दीपेंद्र आपने हुड्डा सवाल पहुंच पूछा, जाते मैं हैं। जवाब दे रहा था। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। सीबीआई ने रेड करी, दीपेंद्र हुड्डा जाते हैं, कुलदीप बिश्नोई नहीं जाते हैं, उनके बेटे जाते हैं कि वो बीमार थे। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि गुटबाजी तो कहीं ना कहीं वहां भी दिखाई दी, कब इसको दूर करेंगे? देखिए, हमारी एआईसीसी ने, एक सुन लीजिए ना, हमारी एआईसीसी ने सभी को निर्देश दिए, सभी लोग जींद पहुंचे। अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे तो उनके बेटे पहुंचे, तो एक ही बात है। दूसरी बात, अगर हुड्डा साहब को डिटेन कर लिया सीबीआई ने रोहतक में, तो दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे, यह भी एक ही बात है। दूसरी बात, वहां पे किरण चौधरी पहुंची। तीसरी बात, वहां पे जितने आप कैंडिडेट कहते हैं, श्रुति चौधरी पहुंची, अपना अशोक तंवर पहुंचे, सभी पहुंचे। कौन सा ऐसा नेता जो नहीं पहुंचा? ये बात गुटबाजी की नहीं थी। हुड्डा साहब को कमान दी थी एआईसीसी ने, और उनकी कमान के उस पे चुनाव लड़ा गया। जो कैंडिडेट हैं अपना रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने चुनाव लड़ा, सभी ने उनकी मदद की और पूरा उनको जिताने का आश्वासन देकर ये बात पे सभी ने कैंपेन की। कोई गुटबाजी नहीं थी उस पे। लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं, इनके कहने से सभी को दी, सभी लोग वही थे रैली के अंदर, सभी लोग। हमारा युवा धूल चढ़ाने जा रहा है, वो भी मैं नहीं कहा। यूं ना कहे कि हम अलग अलग थे, आप इकट्ठे थे, अच्छा हो गया। और सारी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी थी, 10 साल के मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे दूसरी पार्टी थी, सभी एकजुट होकर चलिए मुझे मैं अर्जुन जी के पास चलता हूं। सियाग साहब, क्योंकि जो सवाल मैंने मलकानिया साहब से किया था ना, उस पर वो रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अर्जुन जी, सवाल बड़ा यही होगा इस नतीजों के बाद कि असली वारिस ताऊ देवीलाल का कौन? देखिए, असली वारिस का चौटाला साहब जी ने इनको जवाब दे दिया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनको सरेआम गद्दार कहा है और देशद्रोही तक कहा है। और जींद की जनता जान चुकी है कि जिसने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ में छुरा घोंपा है, परिवार का, जो परिवार का नहीं हुआ, दादा दादी का नहीं, वो जींद की जनता का क्या होगा? देखिए कितना अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर क्या बात कर रहे हो। चौटाला साहब ने आपको कहा ना, आपने सुनी है ना चौटाला साहब ने क्या कहा? इसमें दिग्विजय दुष्यंत कहां से आ गए? इनको तो दिल्ली पार्टी से उन्होंने निकाल दिया था। केजरीवाल जी के साथ मिलकर डंडा सब छोड़ गए थे। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ते गए, लाखों लोग जुड़े। और उनको क्यों जेल प्रशासन दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अंदर आता है जेल प्रशासन। न अभय सिंह से लेना देना, उनकी पार्टी अलग है, ओम प्रकाश चौटाला साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है। और वो ही कभी ढोंग रच कर, कभी चौटाला साहब को और माता जी को उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। सियाग साहब, काबू कर रखा है। सियाग साहब ठीक है, सियाग साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। जींद की जनता सियाग साहब, जींद की जनता की भी बात कर लेंगे, दिग्विजय की भी बात करेंगे, दुष्यंत की भी करेंगे। 2 मिनट दीजिए सियाग साहब, दीजिए 2 मिनट। अर्जुन जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। लोग बड़े जागरूक हैं, लोगों ने देखा कि उनका ठीक है, अर्जुन जी अपनी बात रखिए। सकता है कौन ऐसा नौजवान है जो उनकी हितों, चलिए ठीक है, सुन तो लीजिए। कौन ऐसा जो उनकी योजनाएं बढ़ा सकता है? सियाग साहब सुन लीजिए, अर्जुन जी बोलिए। सुन, एक मिनट जी। देखिए, जिस तरह से एक दादी ने अपने पोते के लिए बयान दिया, कोई दादी मुझे नहीं लगता कि इस तरह का बयान देगी। और दादी जी ने सबसे बड़ी बात सियाग साहब, आप पीछे से रखिए, करने दीजिए। मजबूर कर रखा था, कैद कर रखा है उनको। सियाग साहब सुन लीजिए, सियाग साहब अपनी बात कैद करके बयान दिलवा रहे थे। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मतलब ऐसा, मतलब शर्म आनी चाहिए। सियाग साहब सुन तो लीजिए। बुजुर्गों को इस तरह यूज करना चाहते हैं वो लोग, लेकिन लोगों को सारा पता चल गया और लोगों ने उसका जवाब दे दिया है। हम भी नहीं सुन रहा हूं मैं, हम भी चौटाला साहब जी और हमारी जो माता जी है सरिता जी, अभी सुनिए आप, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते,
लेकिन उनको दबाव दिलाकर उनको मिसयूज करने की कोशिश की गई और गलत मैसेज देने की कोशिश की गई और लोगों ने इसको नकार दिया। सियाग साहब अब आप बोलिए। अर्जुन जी 2 मिनट रुक जाइए, अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, गद्दार क्यों कहा गया, बोलिए। मैं ये नहीं ऐसा है कि उनको गद्दार क्यों कहा, कैसे कहा, देश गद्दार कैसे हो सकते हैं इतने होनहार बच्चे, सारी लाखों लोग उनको चाह रहे हैं। एक मिनट प्लीज, लाखों लोग उनके पीछे लगे हैं, इसलिए लगे हैं कि उनके साथ इसलिए है कि वो देश का और प्रदेश का। साहब ईमानदारी से एक बात बताएंगे, सियाग साहब आप भी इतने लंबे समय से जींद में हैं। सियाग साहब 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, सियाग साहब 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, सियाग साहब 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए सियाग साहब 1 मिनट। आपने कहा सियाग साहब 1 मिनट सुनिए तो सही, माफी के साथ एक बात आपको बोल रहा हूं, भले ही आपको बुरी लगे। सियाग साहब, सियाग जी, ओपी सियाग साहब सुनिए, आपने कहा कि लाखों लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है मान लिया, लाखों लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, आप लंबे समय से जींद में मौजूद हैं। सुनिए सियाग साहब सुनिए, 2 दिन जींद मैं भी लगा कर आया हूं, सुनिए सियाग साहब आम लोग, शहर की जनता, सियाग साहब सुनेंगे आप, किसको चाहती है, सियाग साहब वो 31 को क्लियर हो जाएगा। सियाग साहब सुनिए, आप भी लंबे समय से जींद में हैं। अरे अर्जुन जी 1 मिनट रुकिए तो सही, मैं इनसे पहले वो सवाल का जवाब ले लूं जो इन्होंने कहा कि लाखों लोग पीछे लगे हैं। मुझे ये बताइए, पिछले लंबे समय से आप भी जींद में हैं, 2 दिन मैं भी लगा करके आया हूं, जितने भी लोगों के हाथ में जननायक जनता पार्टी का डंडा और झंडा था, 90 से लेकर 95% वो लोग थे जींद शहर में जो जींद शहर के थे नहीं। ऐसे में क्या ये मानना चाहिए जींद की जनता आपके साथ है? मैं कह रहा हूं जींद की जनता गांव में, शहर में जितना जबरदस्त समर्थन मिला है हमें, जितना जबरदस्त आज आपने देखा बूथों पर लाइनें, 1-2 पार्टी वाले बोल रहे हैं, अभी उनके बूथ खाली पड़े थे सारे। हाँ। अभी जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। उनके बूथों में था ही नहीं, कोई बूथ ही नहीं थे, बंदा ही नहीं था एक भी। हाँ। तो ये तो चलो भूल जाइए। कम से कम ऐसे 100 लोगों से मैंने बात की जिनके हाथ में जननायक जनता पार्टी का डंडा और झंडा था, वो सारे कोई हिसार का था, कोई सिरसा का था, कोई दिल्ली का था, कोई गुड़गांव का था। शायद उन 100 में से 2 या 3 ही आदमी होंगे जो जींद के होंगे। मंत्री भी बाहर के बीजेपी के आए हुए थे और हमारे को समर्थक भी आए हुए थे, आते हैं चुनाव में सभी जगह, बाई इलेक्शन है, नो डाउट वर्कर आते हैं, हमारे भी आए, कांग्रेस के आए, बीजेपी के और दूसरी पार्टी तीसरी और थी उसके भी आए, आते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ के लोकल स्थानीय जनता है, उन्होंने सबको सर आंखों पर लिया और जबरदस्त समर्थन तो दिया है दिग्विजय को, वो आप 31 तारीख को पता चल जाएगा उसमें। चलिए ठीक है अर्जुन जी, हमारे पक्ष में आ रहा है और जितनी बम्पर पोलिंग हुई है, जितनी बम्पर पोलिंग हुई है सरकार के खिलाफ, अर्जुन जी वो आपको पता चल जाएगा। अर्जुन जी अपनी बात रखिए, अब इनकी बात खत्म हो तभी मैं हो गई इनकी बात, आप अपनी रखिए। अगर ये बोल लिए हो तो नहीं बोल रहे, अब आप बोलिए। देखिए आप बोलिए। देखिए मैं जिस बात पे मैं कह रहा था कि कोई दादी अपने पोते के लिए इस तरह के बयान मैंने तो आज तक के अपने जीवन में नहीं सुने, ना कभी देती है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात देखी क्या कही कि जब वही बात सुन लो ना, अर्जुन ने माना है कि करण भैया थे दिलवाने वाले बयान, मानना है अर्जुन ने। पहले इनको ही बुलवा लीजिए, पहले इनकी पूरी बात रख के जब ये खत्म कर दे, पूरा 1 घंटा ले ले, समय भी कम है, आप अपनी बात आप बोलिए। देखिए दादी जी ने ये बात कही थी कि ये तो चौटाला साहब के हाथ पैर तुड़वाने की साजिश रची गई थी जींद गुहाना रैली के अंदर इन्होंने, और वो सरेआम यहाँ दादी जी ने भी बोली और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो इनको बिल्कुल। और उससे पहले मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि अब भी चौटाला साहब के बयान से 1 घंटे पहले तक भी ये लोग ये कहते थे कि दादाजी का आशीर्वाद हमें है, लोगों को ये कहते थे कि जींद चुनाव में दिग्विजय को आशीर्वाद देकर भेजा है, और वो चौटाला साहब ने इनको दिखाया। जेल में जाकर बोलते थे कि जेल में गए हम दादाजी से मिलने, दादाजी ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें हमारी पीठ थपथपाई। अब कहां गई ये जमानत जब्त पार्टी है, जमा झूठी पार्टी है, और इसका नाम बिल्कुल सही रखा गया है। और जींद की जनता इनको माफ नहीं करेगी। जींद की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ है। और देखिए चलो ठीक है सियाग साहब और सुड़ैल साहब इसको हम अपना अंदरूनी लड़ाई का मंच ना बनाएं। मैं अब वापस जींद के सियासी समीकरणों पे आ जाता हूँ। चलिए ठीक है चलिए अब 2 मिनट दीजिए आप दोनों, अब थोड़ी देर दे दीजिए आप दोनों, जिसकी आप इज्जत करते अर्जुन जी आप लोगों को। अब आप दोनों दे दीजिए। सियाग साहब मैं आपसे भी माफी
माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, उससे पता चलता है आप कितनी इज्जत करते हो। मैं आऊंगा फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन गौर साहब ठीक है सियाग साहब माफी चाहूंगा आप लोगों ने। नहीं अर्जुन जी एक मिनट, ठीक है गौर साहब मुझे एक बात बताइए, जो नतीजे रहेंगे जो भी रहेंगे गौर साहब, सवाल बड़ा ये कि सरकार के लिए लगता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अग्नि परीक्षा है, भले ही आपने एक औरा बना लिया हो, एक औरा ऐसा बनाया हो कि निगम चुनाव के नतीजे आपके फेवर में रहे हैं, अब निगम चुनाव किस तरीके से हुए, कैसे हुए, ये सारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अच्छे से जानते हैं, तो क्या ये माना जाए अगर किसी वजह से नतीजे आपके अनुकूल नहीं रहते हैं तो क्या वो औरा नहीं टूटेगा और 2019 के विधानसभा चुनावों में नुकसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए जी, पहली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कभी भी जो आपने मेरे से सवाल किया कि अगर आज चुनाव में हम ऐसे कुछ उल्टे नतीजे आते हैं, हाँ। तो जब आते हैं तो उसी में समीक्षा बैठक की जाती है और उसके कई डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जी। हम ये अकेला कहना कि हमने जो काम किए या किस वजह से उसमें जाति के समीकरण भी होते हैं, कई चीजें होती हैं जिसके बेस पर ये बात होती है। अच्छा, और आप मानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चुनाव लड़ती है, देखिए नतीजे की मेरी बात पूरी, जब भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ती है, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, अगर आपने अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना, उसमें उन्होंने कहा है कि पन्ना प्रमुखों की बात करी है। पन्ना प्रमुख मतलब जो कि बूथ पर बैठा हुआ एक स्थानीय कार्यकर्ता है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये कहना कि कल को ऐसा होगा वो तो तब देखेंगे, तब समीक्षा की जाएगी, तब ऐसा क्यों हुआ और औरा क्यों टूटेगा। हम तो काम करने वाले लोग हैं जी, विकास की बात पर हम लोगों के बीच में गए हैं, हमने औरों से बेहतर विकास किया है। मैं अगर इसको सकारात्मक रूप से देखें तो हमने औरों के मुकाबले ज्यादा विकास किया है, बेहतर किया है। हम ये नहीं कहते कि हमने पूर्ण विकास किया, लेकिन इनसे जो और दूसरी पार्टी, चाहे वो इनेलो रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, इनसे बेहतर विकास किया और विकास को लेकर ही वो जनता में गए हैं और जनता से वोट की मांग करी है। और भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपने जो एक चीज कही कि नतीजे जातिगत समीकरण पे डिसाइड होते हैं, ये आपने भी माना कि जातिगत समीकरण बहुत बड़ी चीज होती है। अभी माना, इन्होंने खुद माना है। मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, अब उसी पे आ रहा हूँ। मैं आना चाह भी रहा था और आपने मौका दिया। मैं अकेला यही बात नहीं करी, आप सिर्फ मेरी एक बात पकड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो सारी पकड़ रहा हूँ जी, मैं तो एक एक करके सारी पकड़ रहा हूँ। आप मौका तो दे, मैं पकड़ रहा हूँ। चलिए पहले एक पकड़ दे लीजिए, फिर बाकी पे भी आता हूँ। पहले एक मुझे बात कर लेने दीजिए सियाग साहब। चुनाव में और अभी बोलने की कोशिश की इन्होंने, मैं उसी पे आ रहा हूँ जातिगत समीकरणों पे। ढींगरा साहब, ये जातिगत समीकरणों की राजनीति से कब बाहर उठेंगे? आपने भी एक जाट वोट, आपने भी एक जाट उम्मीदवार उतारा, ठीक है, बाकियों ने भी उतारा, एक नॉन पंजाबी आया कि भाई जाट वोट एक तरफ कट जाए, एक पंजाबी को बाकी सारे नॉन जाट वोट मिल जाएं। मतलब कब तक क्या ये माना जाए, चूंकि जींद की जनता आज ये कह रही थी कि हम जातिगत समीकरणों पर वोट नहीं कर रहे हैं, हम विकास के नाम पर वोट करेंगे, जिसने विकास किया है उसके लिए वोट होगा या जिससे उम्मीद है उसके लिए होगा। जनता समझ गई, पर पता नहीं क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे। डेफिनेटली विकास के नाम पे वोट होना चाहिए और विकास हमने किया है। और आपको ये बताऊं, बीजेपी का विकास तो चंडीगढ़ में देखा गया था, जो बड़ैल जेल चला गया था। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, विकास के मैंने जो अभी तक पैमाना रखा, जींद बाईपास आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था। और दूसरी बात, रेलवे लाइन का विस्तार 10 साल पहले शुरू हुआ था। और बस स्टैंड जो हमने बाहर लेके गए वो भी पुराने टाइम की बात है। और जिस तरह से बिजली के प्लांट बने, वो पूरे हरियाणा क्षेत्र में प्लांट लगे, उसकी जींद को भी बिजली जाती है। हरियाणा में हुड्डा जो जींद है वो भी विस्तार कांग्रेस की सरकार ने किया था। जिस तरह से खट्टर साहब ने ये कह दिया कि हमें जींद की सीट की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने तो साहब अपने आप को सीधी बात कह दी। उनके वक्तव्य जो है टीवी चैनल पे चले कि हमें 67 सीटें, हमारी 47 सीटें आई हैं, हमें जींद की सीट आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात खट्टर साहब के मुखबिन से निकली है और टीवी चैनलों पे चली है। और दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कृष्ण मिड्डा जो उधार के उम्मीदवार लिए थे इन्होंने, जो इनका अपना उम्मीदवार कोई था नहीं, उधार का उम्मीदवार इनको लेना पड़ा। इनके जो कार्यकर्ता थे 30-30 साल से काम कर रहे थे, उनको टिकट देने का काम इन्होंने नहीं किया। और जो एमएलए थे हरिचंद मिट्टा, वो विधानसभा में रोते रहे कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, उन्हीं के बेटे को इन्होंने टिकट देने का काम किया। ये लोगों का विकास इन्होंने कोई किया नहीं, 3 काम ये गिनवा नहीं पाए और ये कह रहे हैं कि हमने विकास किया। विकास के नाम पे जनता को वोट देनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको कई काम गिना दिए। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को लाने पड़े, जो राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जिसकी हमारे इलाके का जींद का में से सिर्फ 6% वो प्रेजेंट रहे। वो जो कैथल की आवाज ना उठा सको, जींद की विकास की बात उठाएगा।
उनको सिर्फ अपने मुख्यमंत्री थोड़ी मैं बोल लूं, कोई काम नहीं करना है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ऐसे व्यक्ति हैं। आप ये बात कर रहे हैं कांग्रेस ने 2009 से लेकर अब कांग्रेस के मेरे साथी बोल रहे थे और 31 तारीख को जनता अब मुझे भी डिसाइड करेगी किसको। मुझे भी अगर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी आए तो कृष्ण मिड्ढा जी देख कर आए फॉर कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द जीन, अगर उनकी आज की स्टेटमेंट भी है। चलो 4.5 साल वोट किया, आप लोगों को पता है लोगों ने रिजल्ट आ रहे हैं। आपको सारे मैं आप काम गिरा दे अपने नींव पत्थर। मैं बताऊंगा बीजेपी ने अपने नींव पत्थर रखे हो। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की है। आपने क्या मुझे देखिए सियासत आप बड़े समझदार हैं, बाकी सारे जो लोग बैठे हैं, ठीक है गौर साहब सुनिए, अब मैं 1 मिनट दीजिए, मेरे को समय इजाजत नहीं दे रहा। गौर साहब रुकिए, अब इनका दोनों सारा पर्चा पढ़ने का समय नहीं है, गौर साहब। आप इनको बंद कराइए प्लीज, बंद कराइए। गौर साहब सुनिए, गौर साहब ठीक है, गौर साहब एक मिनट सुनिए, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। सियासत जो है ना गौर साहब, ये तो लोगों को वोट पड़ के गौर साहब सुनिए, वोट डाल दिए, आपको पता चल गया कांग्रेस। गौर साहब सुनिए सियासत, गौर साहब सियासत, 1 मिनट सियाग साहब, 1 मिनट गौर साहब, सियासत चलती है सेटलमेंट पे। 1 मिनट सियाग साहब, सियासत चलती है सेटलमेंट पे। आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सेटलमेंट की होगी, और वो मिड्ढा साहब भी जानते हैं कि उन्होंने क्या सेटलमेंट की है। सो इन बातों में ना जाएं कि वो क्या देखकर आए हैं और क्या देखकर नहीं आए हैं। आखिरी कमेंट मलकानिया साहब, सिर्फ यही जो मिड्ढा साहब का जिक्र यहाँ पर गौर साहब और खास तौर से ढींगरा साहब ने किया। तो बोलने थे कास्ट की बात हो रही थी, मुझे आ रहा हूँ। लगता नहीं कि सारा सिस्टम या सारा खेल ही सेटलमेंट का है जो पूरा हुआ यहाँ पर। अब थोड़ा मैं बोल लूं मलकानिया साहब, जो मिड्ढा साहब हैं वो भाजपा में ज्वाइन किया है, परंतु उनके पिता ये कहते रहे कि 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अगर डेवलपमेंट नहीं हुई तो उस पार्टी के पास वो गए क्यों और उसको ज्वाइन क्यों किया? तो कुछ ना कुछ तो बीच में होगा ही। और जो कांग्रेस है उसने भी उस उम्मीदवार को खड़ा किया जो पहले विधायक है, और वो जीतेगा तो दोबारा चुनाव होगा और फिर चुनावों में जाना पड़ेगा। तो इसमें जो उम्मीदवार जो पार्टियां हैं, हर कोई ना कोई स्वार्थ लेकर आया है और कोई ना कोई इसका परिणाम निकलेगा। ये जो कोई ना हर कोई कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा, हर कोई कुछ ना कुछ तो लेकर जाएगा। कोई जीत लेकर जाएगा, कोई सबक लेकर जाएगा, कोई विरासत लेकर जाएगा, तो कोई सियासत लेकर जाएगा। सभी का धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। गौर साहब, ढींगरा साहब, सुड़ैल साहब, मलकानिया साहब और हमारे साथ खास तौर से जींद से लाइव जुड़े जननायक जनता पार्टी के सियाग साहब। लेकिन सवाल बड़ा बरकरार, जींद की इस जंग में 31 तारीख को क्या कुछ होगा, नजर अब सिर्फ 31 जनवरी पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।